तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईवेयर सप्लाई चेन आईपीओ के बारे में कि ये एसएमई आईपीओ 28 से 30 अप्रैल के बीच में ओपन रहने वाला है। तो क्या आपको इसमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इस आईपीओ का सब कुछ हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो या इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड दोस्तों लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल इसका ग्रे मार्केट में अभी डिमांड कितना चल रहा है, जिससे कि आपको अंदाजा लग सके कि इस आईपीओ में आपको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए अगर आप भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कि इस वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखें ताकि इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है एंड इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है वो जनरली देखा जाए तो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी इसके पास खुद का वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है एंड वहीं देखा जाए तो ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड करती है। मतलब देखा जाए तो ये जितना भी लॉजिस्टिक सर्विस का काम करती है ये थर्ड पार्टी के द्वारा करती है, यानी वेयर हाउसिंग एंड रैक हैंडलिंग का काम कंपनी खुद से करती है एंड जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया वो कंपनी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। मतलब कि दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो भी लॉजिस्टिक सर्विस का काम करती है उसके लिए ये कंपनी किसी और कंपनी पे डिपेंडेंट है। बट वहीं देखा जाए तो सामान को स्टोर करने के लिए जो वेयर हाउस का जरूरत होता है उस वेयर हाउस को ये कंपनी खुद से मैनेज करने का काम करती है, यानी कंपनी के पास तो खुद का वेयर हाउस है बट देखा जाए तो कंपनी जो भी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा करती है। बट आप दोस्तों अभी के लिए सिंपल जान ले कि ये कंपनी लॉजिस्टिक सर्विस का भी काम करती है एंड वेयर हाउस हैंडलिंग का भी काम करती है। सो आई होप दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इसके आईपीओ डिटेल के बारे में कि आखिर ये आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में। वहीं दोस्तों अब अगर बात करें इस आईपीओ के इशू डिटेल के बारे में तो ये जो आईपीओ है वो 28 से 30 अप्रैल के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइसमेंट आपको 95 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट बात करें इसके टोटल इशू साइज के बारे में तो दोस्तों इसका टोटल इशू साइज लगभग 27 करोड़ का होने वाला है, जिसमें देखा जाए तो कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं रहने वाला है। पूरा का पूरा जो आईपीओ होगा वो फ्रेश इशू होने वाला है, जिसमें ये कंपनी लगभग 27 करोड़ के आसपास तक फंड जुटाएगी। यानी ये जो 27 करोड़ होगा उस पैसे को कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं देखा जाए तो इस आईपीओ में मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में आपको 1200 शेयर का लॉट मिलेगा, जिसके लिए आपको लगभग 1,14,000 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। यानी दोस्तों अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम या मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करना होगा तो उसके लिए आपको HNI कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। वहीं दोस्तों अब अगर बात कर लेते हैं इस आईपीओ के कोटा के बारे में तो दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए लगभग 50% का कोटा रखा गया है, यानी जो भी 2700 करोड़ के आसपास कंपनी फंड रेज करने वाली है उसमें से देखा जाए तो 13.5 करोड़ के आसपास तक रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है एंड बाकी बचे 50% कोटा HNI एंड QIB के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी देखा है दोस्तों तो इस आईपीओ में रिटेल को 50% का कोटा दिया गया है। वहीं बात करें इसके लिस्टिंग के बारे में तो दोस्तों इसका लिस्टिंग आपको NSE पे देखने को मिल जाएगा, यानी BSE पे इसका लिस्टिंग नहीं होगा, इसका लिस्टिंग आपको NSE पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी की जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए नजर आएगा, क्योंकि हर साल इसके रेवेन्यू में लगभग 30% से ऊपर का ग्रोथ देखने को मिला है। बट बात दोस्तों अगर इस कंपनी के प्रॉफिट का करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी तेजी से ग्रो होते हुए नजर आएगा, क्योंकि अगर बात पिछले केवल एक साल का करें तो दोस्तों पिछले एक साल में इस कंपनी जो प्रॉफिट है वो लगभग 100% के आसपास तक इंक्रीज हुआ है। यानी कंपनी के प्रॉफिट में तो आपको जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिलेगा, इसलिए इसका अर्निंग पर शेयर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। वहीं इसका ROE लगभग आपको 60% के आसपास देखने को मिल जाएगा एंड ROCE लगभग 30% के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 50% के आसपास है एंड डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो वो लगभग 1.84 का है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर तो दोस्तों काफ़ी हाई डेट है, क्योंकि इस साल जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 86 करोड़ के आसपास है एंड 86 करोड़ के रेवेन्यू पे इस कंपनी के पास लगभग 30 करोड़ का डेट है, जो कि हाईली रिस्की माना जाएगा इस कंपनी के लिए। एंड दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इस आईपीओ से जो भी ये कंपनी 27 करोड़ के आसपास तक फंड रेज करेगी उन पैसे से कंपनी ये अपने लोन को नहीं चुकाने वाली है, उनको अपने केवल बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। यानी कंपनी के ऊपर अभी जितना लोन है वो लोन तो ऐसे ही रहने वाला है एंड अगर ये इतना बड़ा लोन ऐसे ही रहता है तो कंपनी को इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो दोस्तों देखा जाए
तो फिलहाल आईपीओ के पहले इस कंपनी जो पी रेशियो है वो लगभग 9 के आसपास है, जबकि आईपीओ के बाद यही पी रेशियो लगभग आपके 12 के आसपास तक जा सकता है। इसीलिए देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि ये आईपीओ काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी आईपीओ महंगी वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है। यानी फंडामेंटल तो ठीक है बट वैल्यूएशन थोड़ा सा और कम हो सकता था। बट दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो फंडामेंटल वाइज भी ये कंपनी सही है। बट देखा जाए तो वही है कि इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, जो कि एक कंसर्न की बात है। वहीं अब अगर बात करें इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 28 अप्रैल से ओपन होगा एंड क्लोजिंग इसका 30 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। एंड बात करें फाइनली इसके अलॉटमेंट के बारे में, तो दोस्तों 2 मई को इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा आपके खाते में 5 मई को ही रिफंड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो दोस्तों 5 मई को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी रिफंड का डेट भी 5 मई को ही रखा गया है एंड शेयर क्रेडिट का भी डेट आपको 5 मई को ही रखा गया है। एंड बात दोस्तों फाइनली इस आईपीओ की लिस्टिंग का करें तो लिस्टिंग इसका 6 मई को देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों इस आईपीओ का लिस्टिंग आपको एनएसई पे देखने को मिलेगा, जो कि 6 मई को होने वाला है। सो 6 मई को फाइनली इस आईपीओ को आप नॉर्मल एक स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर अपना व्यू बताऊँ तो मैं तो इस आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक है, कंपनी का बिजनेस भी ठीक है, बट कंपनी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा और सस्ता हो सकता था। इसीलिए देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन तो थोड़ा सा महंगा है। वहीं बात करें इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, तो दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में भी अभी कोई डिमांड नहीं चल रहा है। यानी अगर आप इस आईपीओ में अभी अप्लाई भी करते हैं तो एज पर जीएमपी अभी फिलहाल आपको इस आईपीओ से कोई भी लिस्टिंग मीन्स देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपको अप्लाई भी करना है तो मे बी इसका अगर जीएमपी 20 से या फिर 30% से ऊपर हो तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो हमें 10 या 15% के जीएमपी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, वो भी एसएमई आईपीओ में, क्योंकि एसएमई आईपीओ में 15 या 20% का जीएमपी कोई भी मायने नहीं रखता है। सो याद रखें कि अगर इसका जीएमपी में 30% से ऊपर डिमांड हो तो ही आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज अभी के लिए फिलहाल इसको आपको अवॉइड ही कर देनी है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे डेली आपको हर आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी देखने को मिल जाती है, तो जो भी डिसीजन लेना होगा आप वहाँ से देख के ले सकते हैं। इसीलिए फिलहाल अभी के लिए आप याद रखें कि अगर इसके जीएमपी में 20% या फिर 30% से ऊपर डिमांड हो तो ही आपको अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उसमें ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज आपने रिसेंटली देखा ही था कि कैसे इकॉम एक्सप्रेस जो है अपना बिजनेस डिलीवरी को सेल कर दी है, बिकॉज इकॉम एक्सप्रेस इस मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पा रही थी। सो आप सोच ही सकते हैं कि इकॉम एक्सप्रेस देखा जाए तो आईवेयर से कहीं ज़्यादा बड़ी कंपनी थी। जब वो सर्वाइव नहीं कर पाई तो आईवेयर की हम लोग क्या ही बात करें। देखना होगा फ्यूचर में कि फ्यूचर में ये कंपनी अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर रही है। बट अभी के लिए फिलहाल बात कर लें तो मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज देखा जाए तो जीएमपी में भी कोई डिमांड नहीं है एंड वहीं इसका वैल्यूएशन भी थोड़ा सा ज़्यादा है एंड कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखा जाए तो इन कारण से मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या डिसीजन है, आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।